क्वेश्चन नंबर 22. If the first quartile given है आपको 13.25. बेटा बोलो मत. और आपको गिवन है मीन डेविएशन 8. तो मीन डेविएशन होता है 0.8 सिग्मा इक्वल टू 8. तो बेटा सिग्मा इक्वल टू 10 आ गया. तो म्यू माइनस 0.675 इंटू 10 इक्वल टू 13.25. तो ये तो 20 आ गया. तो म्यू 20 आ गया, सिग्मा 10 आ गया आपके पास. अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द मोड. तो मोड और मीन सेम ही होते हैं. तो मोड भी कितना हो गया बेटा? 20. एक का आंसर गलत है मुझे जितना याद आ रहा है. उसके अलावा 23. क्वेश्चन नंबर 23. If the area of standard normal deviate between z equal to 0 to z equal to 1. अरे बेटा z equal to 0 to z equal to 1. ये एरिया आपको गिवन है 0.3413. अब मुझे निकालना है 5.1. तो 5.1 में क्या ऐड करना पड़ेगा? तो 0.5 ऐड कर दे. आया. तो 5.1 आ गया 0.8413. ठीक है. और 22, 23 इसके अलावा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हो गए बाकी सारे? इजी थे वैसे. चलिए अभी एक दो प्रॉब्लम. मैंने कल एक लास्ट में एक टॉपिक भेजा था कल इवनिंग में, और वो है आपका क्या? सेंट्रल मोमेंट्स. तो अभी आ जान दो सबको, पहले एक दो प्रॉब्लम और करवा दूं. वैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन एक दो प्रॉब्लम और कर लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरह से प्रॉब्लम होती है. लिखो. The salary of workers of a factory is known to follow. बातें नहीं बेटा. Is known to follow normal distribution with an average salary of rupees 10,000 and standard deviation of salary of rupees 2,000. If 50 workers receive salary more than 14,000, then find the total number of workers in the factory. Find the total number of workers in the factory. तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं फैक्ट्री में. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री. बेटा म्यू कितना गिवन है? 10,000. सिग्मा कितना गिवन है? अब आपको निकाल रहा है सैलरी
कितनी वर्कर की सैलरी किससे ज्यादा है? 14,000 से ज्यादा है। कितने वर्कर की सैलरी? और टोटल में मान लेता हूँ n, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50/n। होगा कि नहीं होगी? 50 वर्कर की सैलरी आपकी 14,000 से ज्यादा है, टोटल हमने n मान लिया, तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी? 50/n। अब बेटा इस 14,000 को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? z में। तो z में कन्वर्ट कर लो। z इज ग्रेटर देन 14,000 माइनस 10,000 अपॉन 2,000। कितना आया? z इज ग्रेटर देन 2, किसकी को आने कितना रहा? 50/n। यहां तक कोई दिक्कत? अब बेटा आपको एरिया गिवन होगा, एरिया ऑफ एरिया बिटवीन, ये गिवन होगा। हाँ बेटा आ जा। इज इसको तो पीछे से देख के लिख सकते हैं, लेकिन आपको तो गिवन होगा, आप चिंता मत करो। ऊपर कितना गिवन था? 5 2 की वैल्यू 0.9772, 0.4772, ये वैल्यू गिवन होगी। या तो 5 2 गिवन होगा या 0 से 2 गिवन होगा, दोनों में से एक चीज गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन होगा। अब 0 से 2 गिवन है, आप समझना। ये हमारा कर्व 0 से 2 गिवन है बेटा, लेकिन मुझे आंसर कौन सा निकालना है? तो बेटा पूरा कितना होता है और ये कितना गिवन है? ये वाला एरिया कितना आ गया बेटा? इक्वल टू 50/n। निकालो इससे n कितना। भाई अब ये मैक्सिमम केस की प्रॉब्लम है जो आ सकती है। ठीक है, वैसे ये प्रॉब्लम भी आज तक नहीं आई हुई है, लेकिन अपन देख लेते हैं कि इस तरह से होगा। कितना रहा? 0.0228। तो n की वैल्यू बताओ भाई। 50 डिवाइड बाय 0.0228, तो 219 तो 92, यही है। एक सेकेंड, 2193 अप्रोक्सीमेटली। These are the total number of workers in a factory। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए फैक्ट्री में। टू 2193। अब बेटा इस लॉजिक में पूरे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आई क्या? बिल्कुल सीधा सीधा है, वैल्यू गिवन होगी, बस आपको एरिया देखना है कि एरिया कौन सा है। एक और करवा देता हूँ इस टाइप की प्रॉब्लम, और फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है सेंट्रल मूवमेंट्स, जो मैंने कल भेजा था आपको। सिर्फ क्वेश्चन हटा रहा हूँ दूसरा लिखने के लिए। और वैसे अगला वाला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 16 सेट सी का, और अब जो लिखवा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 15 सेट सी का। In a sample of 800 students, the mean weight and standard deviation, the mean weight and standard deviation of a weight are found to be 50 kilogram and 20 kilogram respectively।
50 kilogram and 20 kilogram respectively. 50 kilogram and 20 kilogram respectively. On the assumption of normality, on the assumption of normality, what is the number of students? What is the number of students weighing between 46 kilogram and 62 kilogram? Given area of standard normal curve between z equal to 0 to z equal to 0.2 is 0.0793, and area between z equal to 0 to z equal to 0.6 is 0.2257. 0.2257. केजी स्क्वायर नहीं बेटा, वो केजी है बस, क्वेश्चन मार्क। चलिए मीन कितना गिवन है? 50। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना किस किस के बीच में? 46 किलोग्राम एंड 62। कितना गिवन है आपको? अच्छा वैल्यू निकालनी है आपको। इन अ सैंपल स्टूडेंट फाइंड द नंबर, तो टोटल कितने नंबर स्टूडेंट है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/8। ठीक है, इस बार टोटल गिवन है और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है जिनका वेट इसके बीच में। पिछली बार क्या था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना था, इसलिए मैंने अपॉन में लिखा था। ये क्लियर है ना? आप 46 को निकालो, जेड निकालो बेटा 46 का। 46 माइनस 50/20 जेड, 62 माइनस 50/20 n/800। कितना आया ये? -0.2 और ये 0.6। कितना लिख लीजिए? -0.2 से लेकर 0.6। बेटा यहां तक किसी को डाउट? गुड मॉर्निंग। अब एरिया निकालना है मुझे। कर्व बनाओ। देखो ये नॉर्मल कर्व 0 कहां तक? -0.2। सपोज ये रहा -0.2।
फिर दूसरा है 0.6। तो कुल मिला के बात ये है कि मुझे ये पूरा एरिया निकालना है कि नहीं निकालना। अब जीरो, आपको 0 से 0.2 के बीच का एरिया गिवन है। तो बेटा 0 से 0.2 बोल लो या 0 से -0.2 बोल लो, एरिया तो सेम ही होगा क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। तो इसका मतलब इसका एरिया कितना है, यहां से यहां तक कितना बोला था आपका 793 प्लस यहां से यहां तक का 0.22, दिस इज इक्वल टू n बाई 800। निकालो n की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कितना आ रहा है 244। अरे बेटा हार्ड नहीं है ये। हाँ यदि किसी को लग रहा है ये तो बड़ा इजी है, इसमें करना क्या है, ई को वजह आपको एक्स को जेड में कन्वर्ट करना है और डायरेक्ट करो बनाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये भी नहीं आया हुआ आज तक, लेकिन कभी आएगा तो इस तरह से करना। क्या 0 पॉइंट सही है। लिखो भाई अब लास्ट टॉपिक सेंट्रल मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स। Central moment is the moment of the distribution. Central moments of probability distribution, ऐसे लिख लो, probability distribution। Central moment is the moment of probability distribution, probability distribution of a random variable, of a random variable about its mean, about its mean। First central moment, this is equal to E x माइनस म्यू। ये आपका फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट होता है x माइनस म्यू। मीन के अबाउट सेंट्रल मोमेंट, मीन के अबाउट सेंट्रल मोमेंट हमेशा क्या होगा 0, हर एक का 0 होगा भाई, विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अरे याद करो हमने क्या बोला, मीन के अबाउट यदि हमने डेविएशन का सम निकाला था तो क्या आया था 0, इसलिए ये आपका 0 आएगा, विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा सभी का क्या आएगा 0 आएगा। बाकी अभी टेबल बनाएंगे जो भेजी थी मैंने। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट होता है बेटा वेरिएंस। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज वेरिएंस, और ये होता है ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, दिस इज वेरिएंस। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट को हम बोलते हैं वेरिएंस। थर्ड सेंट्रल मोमेंट को बोलते हैं स्क्यूनेस। थर्ड सेंट्रल मोमेंट, this is known as ex minus mu का क्यूब, and this is known as skewness। एक वेरिएबल का स्क्यूनेस 0 होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका देखिए कितनों को पता है, बायनोमियल, पाइथन और नॉर्मल में किसी का स्क्यूनेस 0 होता है। सभी बोल दो फिर तो। नॉर्मल का स्क्यूनेस 0 होता है ना, लिखवाया था ना।
क्योंकि सिमेट्रिकल है ना कर्व है, इसलिए उसका स्क्यूनेस 0। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू की पावर 4, और इसको बोलते हैं कर्टेसिस। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट कर्टेसिस। बनाओ ये टेबल। बाइनोमियल का वेरिएंस, अरे बाइनोमियल का वेरिएंस पॉइसन का और इसका सिग्मा स्क्वायर। लिखो, ये पूछा जाएगा भाई बाइनोमियल में, यदि कुछ पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। थर्ड सेंट्रल मोमेंट है एन पी क्यू क्यू माइनस पी। दिस इज थर्ड सेंट्रल मोमेंट। इस पे प्रॉब्लम आती है, जब भी प्रॉब्लम आई है इसी पे आई है। थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन पी क्यू क्यू माइनस पी। थर्ड सेंट्रल मोमेंट पाइसन का एम, नॉर्मल का 0, स्क्यूनेस। अब इस पे आज तक वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन फॉर्मूला तो लिखो। एन पी क्यू 1 + 3n - 6 पी क्यू। ये प्रॉब्लम आ चुकी है भाई इस पे, और इस पे आ चुकी है। ये तीन जिस पे स्टार लगाए हैं इस पे प्रॉब्लम आती है। या तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट पूछेगा किसका, बाइनोमियल का, या फोर्थ सेंट्रल मोमेंट पूछेगा पाइसन और नॉर्मल का। क्या हुआ? मुझे लगा किसी को बाहर निकाल दो। ये अफवाह चल रही है। अरे आएगी तो पता लग जाएगी, लेकिन ये सब अफवाह है। तो हाँ तो ले रहे हैं, वेगनार ले रहे हैं बड़े बुजुर्ग। 16 लाख की गाड़ी, 16 लाख की तो गलत थी। 16 की नहीं। मैं कल, अच्छा कल वेगनार नहीं लेके आऊँ तो तुम फिर ना मेरे से पार्टी नहीं मांगोगे। नहीं नहीं, आज ही ला। मैं डरता हूँ वो देंगे। उसने बोला है कि तू तो नहीं डरती ना, पक्का ले लेना इससे।
चलिए भाई लिखो। अरे बेटा गाड़ी आएगी तो मिल जाएगी, लेगा हूँ। अरे कितनी बार बोला, तो बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा। चलिए चलिए हो गया, ये तो गाड़ी आएगी तो मिल जाएगी है? अरे तुम तो ये लिखो यार, तुम फालतू की गाड़ी वाड़ी के चक्कर में मत पड़ो, ये सब मोह माया है। मैं कहाँ गया यार, तुम्हारे चक्कर में दिख ही नहीं रहा। ये रहा, लिखो फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 2, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 2, वेरिएंस इक्वल टू 4, फाइंड द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। तो आंसर क्या होगा, 3 सिग्मा की पावर सिग्मा स्क्वायर गिवन है बेटा, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 48, ये आया था भाई। और देखो इसको, जैसे फोर्थ सेंट्रल मोमेंट है, इसको आप म्यू 4 भी बोलते हैं। म्यू 4 का मतलब है फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, म्यू 4। इसके बाद लिखिए, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 4 and variance equal to 3, find third central moment, म्यू 3। अब देखो मीन है आपका 4, मतलब एनपी है 4, वेरिएंस है आपका एनपीक्यू 3, तो 4q इक्वल टू 3, तो q का वैल्यू, तो p का वैल्यू। नाउ व्हाट इज थर्ड सेंट्रल मोमेंट, एनपीक्यू q माइनस p, तो ये हो गया आपका 3/4 माइनस 1/4। सो व्हाट इज द थर्ड सेंट्रल मोमेंट, 3/2, ये इसका थर्ड सेंट्रल मोमेंट होगा। So the third central moment is 3/2. So last, a Poisson variable, has mu4 equal to 2. Then find mu2. Poisson variable mu4 equal to 2. Then find mu2. बेटा mu4 का वैल्यू 2 है, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट ऑफ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन 3m² प्लस
3m स्क्वायर प्लस m, तो 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करो भाई, 4 2 कहां से हो गया, पागल है क्या। 3m माइनस m प्लस 1 माइनस 2 m प्लस 1। So what is the value of m? -1 तो पॉसिबल नहीं है, m की वैल्यू 2/3। Now what is the second central moment of Poisson distribution? सेकेंड सेंट्रल मोमेंट होता क्या है, वेरिएंस। तो वेरिएंस किसके इक्वल है, m। तो m इक्वल टू 2/3। ये 3 प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है आपसे, क्लियर है। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, पार्टी देंगे। पार्टी के लिए तो मैं मना करता ही नहीं कभी। हाँ अरे मैं तो सोचा था कंट्री इन में चलेंगे, पागल है तो चस्के पे अटका हुआ है। हाँ तुम छोटी बात है, मत क्या करो यार। और सबको ले चलेंगे, चिंता नहीं। पागल हो गई तू, सुबह सुबह ही। बेटा इसको दवाई देके लगे आया कर, एक दिन की भी नागा नहीं होनी चाहिए। हाँ समझ गई ना। मतलब अभी गाड़ी आएगी नहीं और पार्टी दे दो यार। आएगी जबकि जब देखेंगे। क्यों आज को लेनी पड़ी। लिखो लिखो लिखो। चलिए भाई नेक्स्ट। अरे कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा डाउट है। बेटा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर बता दो बस। तुमने किसी ने भी नहीं किया ना कोडिंग डिकोडिंग अभी तक। बहुत बढ़िया, तो अगले साल कर लेंगे अपन। एग्जाम्पल, अरे कॉलम कोडिंग वाला है ना, उसको छोड़ दो, वो गलत लिखा हुआ आ गया। हाँ कॉलम कोडिंग नहीं आएगी तुम्हारी, कॉलम कोडिंग नहीं आएगी, उसको छोड़ दो, ठीक है। मतलब भी नहीं उसको करने। और आ जाइए भाई नंबर सीरीज। बिल्कुल 100%। आज चालू करके खत्म भी हो रहा है, ऐसे ही होगा। संडे को आपका ब्लड रिलेशन होगा, टाइमिंग अभी से बता देता हूं मैं। नहीं नहीं, ब्लड रिलेशन 7:30 to 9 संडे। यस, इसके बाद जिसको रिवीजन करना है लॉगरिथम, और लॉगरिथम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इंडिसेस भी चालू कर दूंगा। ये इवनिंग में जिसको आना है, रिवीजन है। अरे रिवीजन है, मैं क्या करूं। अरे तुम्हें तुम मत करो ना बेटा, वो है ये है, फिर कभी करनी तो आओ ना 3:30 से 5:30, उसमें क्या दिक्कत है। ये टाइम लिख लो, ये फिक्स है, ये फिक्स टाइम है। जिसको भी ऑनलाइन भी है,
ये वाली क्लास, दोनों क्लास ऑनलाइन भी है, किसी को ऑनलाइन करना ऑनलाइन करो। बाकी ब्लड रिलेशन 7:30 to 9 इसको ऑफलाइन ही करना, ऑनलाइन में नहीं समझ में आएगा, पहले बता रहा हूँ। ये एक ही टॉपिक ऐसा है जो ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा, रीजनिंग में से। क्यों? सिटिंग अरेंजमेंट कल बताया था ना, लेफ्ट और राइट वाला केस, वो है। अरे कल उसमें बताया था लेफ्ट राइट वाला, बिल्कुल सेम, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, बस वही बचा है बस। यस, राइट डाउन नंबर सीरीज। तुम ऐसे करवा रहे हो या निकल के भागा है कि उसमें से निकल गया? उठा दे बेटा, उसके अंदर ही रख दो, इतनी बार गिर चुका है। कोई दूसरी कंपनी का होता ना तो अभी तक तो गायब भी हो गया। इसलिए मैं भी ब्लैक ही ले रहा हूँ, ब्लैक का। नंबर सीरीज बेटा, बातें करनी हो तो कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू की बात नहीं है, आप आराम से करो। 16 19 बिल्कुल इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए बोलते चलो। 28 कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसी पूछी जाएगी, और क्या पूछेगा। बिल्कुल आता है बेटा। नेक्स्ट 1 2 6 15 31 नेक्स्ट टर्म 9 जल्दी बोलो, अरे इजी है। कितना? गलत। ऑनलाइन आप भी बोल सकते हो बेटा जसलीन। गलत गलत। अरे यार क्या हो गया, ये तो कितना का डिफरेंस है? आया, देखो नेक्स्ट नंबर विल बी 56। 1 2 6 15 31 next number will be 56। नेक्स्ट बेटा, ये एक एक पैटर्न बता रहा हूँ जो जो चलेंगे, फिर हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे, लेकिन ये अभी पैटर्न बता रहा हूँ। यस 34। 1 + 2 2 + 3 5 + 3 8 + 5 आ गया। लिखते चलो। रीजन जैसे भी लिखना है आपको, अपना रीजन लिख लीजिए जो भी है।
2, 6, 14, 26 and so on. 2, 6, 14, 26 and so on. Next up, इजी है, ध्यान से देखो. ये 42, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 तो आएगा 42. नाइन्टी फाइव, ऑप्शन भी दे देता हूं, चलो ये दूं, बोलो. कल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बेटा. मैंने बोला ना 15 दिन में आपका कोर्स 20 अक्टूबर लास्ट यहां तक आपका कोर्स हो जाए. 21 है बेटा. अरे डिफरेंस देखो कितने का है. अरे बस आराम से. चलिए कितना आएगा. किसने बताया 216. यस राइट आंसर. ये किसका स्क्वायर है. क्या चल रहा है प्राइम नंबर. किसका डिफरेंस चल रहा है प्राइम नंबर के स्क्वायर का. किसका डिफरेंस चल रहा है प्राइम नंबर के स्क्वायर का. तो आंसर इज 216. बिल्कुल सही है. वेरी गुड. 1080 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6. 1080. अब देखो यहाँ पर इस वाले पैटर्न में मैं एक चीज बता दूं. जब भी चीजें कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब दो पैटर्न चलने के चांसेस है. अब यदि ये दो पैटर्न चल रहे हैं तो ऐसे चलेंगे. बोलो कितना का डिफरेंस आया. -2 -3 -5
15, 16, 18, 21, ये दो सीरीज इस तरह से चल रही है। 14 -1 माइनस, ऐसे मत देखो, 14 -2 12, 12 -3 9, 9 -5, तो पहले में कितना का डिफरेंस आया 2, फिर 3, फिर 5, तो अगले कितना में आएगा 7, तो 4 - 7 4 - 7 इज -2। दो सीरीज चल रही है बेटा, आया कि ये 4 - 7, हाँ नीचे तो +1 +2 +3 और फिर अगला क्या आएगा +4 आएगा, यदि अगला पूछेगा तो। लेकिन अभी तो इसके बाद तो इसी का टर्म आएगा ना बेटा, इसलिए माइनस। 1 1 4 8 9 16 64, क्या बोल रहे हो? 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 2 स्क्वायर, तो आप एक काम करो ना, ऐसे लिख लो ना भाई, ऑल्टरनेट सीरीज देख लो, यहाँ स्क्वायर चल रहे हैं, यहाँ क्यूब चल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 का क्यूब आएगा भाई, कितना आएगा 27। ऑल्टरनेट सीरीज, ऑल्टरनेट स्क्वायर और क्यूब चल रहे हैं। अरे बेटा एक बार कर लोगे ना तो उसकी बात। अच्छा क्वेश्चन मार्क, बस कितना आएगा? अच्छा 23 आ रहा है क्या? वन 177 कैसे आएगा? बीच में तो 132, 77 कैसे? वन 132 में से 87 माइनस करना, अच्छा 33 आएगा। थ्री 6 9, तो ये 12 होगा, तो ये 120 आना चाहिए, और 120 आना चाहिए, तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा? 48 का, बिल्कुल सही। अरे इससे भी तो निकाल लेंगे, देखो तक 3 6 9, तो इससे पहले यहाँ का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए, तो ये कितना आना चाहिए? 120 आएगा, तो ये कितना का डिफरेंस आ रहा है? 48 12। अब सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? देखो
3, 6, 9, 12, 18 प्लस 15, 15 प्लस 33 प्लस 15, सही आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 120. सो आंसर इज 120. Six, 24, 60, 120, 210, 336, then blank 720. अब ये जो लास्ट वाला पैटर्न बता रहा हूं मैं, ये वाला, ये एक स्पेशल पैटर्न है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा. देखो स्क्वायर और क्यूब याद रखो. अब जैसे मुझे तो देख के इसलिए पता लग जाता है क्योंकि मुझे क्यूब पता है. 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब. अब देखना 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, बिल्कुल आसपास आ रहा है उसके क्यूब के. 5 का क्यूब, 6 का क्यूब. अब समझ में आ गया. 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब -8. ये एक स्पेशल पैटर्न है, इसको याद रखना है आपको. क्यूब आपको याद रहेंगे तो दिख जाता है क्यूब को. डिफरेंस को मत देखो, क्यूब देखो, ज्यादा बढ़िया. हो सकता है कि 2 पैटर्न भी चले, 3 पैटर्न भी चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं. 2 पैटर्न भी चल सकते हैं, 3 पैटर्न भी चल सकते हैं. फाइंड द रॉन्ग टर्म. थ्री, 10, 30, 66, 127, 216, 218. साफ दिखेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न है बेटा. ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है. तो ये कितना होना चाहिए था. इसका मतलब रॉन्ग टर्म क्या हो गई 30. क्या आना चाहिए 29 आना चाहिए. आ गया. तो ये इसका रॉन्ग टर्म. चलिए बेटा आज यहाँ तक. कल अपन इसको इसको तो आपको ही करना है, मैं फिर वापस से बीच में कभी ले लूंगा. ठीक है. कल हम चालू करेंगे इक्वेशन, सेकंड नंबर का चैप्टर. ठीक. सेकंड और थर्ड एक साथ कराऊंगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट उसका रीजनिंग का वो एक साथ करूंगा.
और फिर लास्ट में हम डिफरेंस इन इंटीग्रेशन तो अपने हिसाब से करते रहेंगे।